Hello, my dear student. How are you? I hope you all are fine and safe at your home. So, now a time the school is not open. So, be at your home and be safe and be regular with the Aao Padhe. So, welcome to our channel on Aao Padhe. तो आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, मिलते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए चैप्टर्स के वीडियो बनाते रहेंगे. So, student, today I am going to teach you a new lesson, chapter number 8, class 7, soil. So, whenever we ask about the soil या हम जब soil की बात करते हैं या कुछ कहते हैं तो what do you think about that? कि जब हम सॉइल की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले मिट्टी की एक शक्ल सी दिमाग में बनती है कि हाँ सॉइल कैसी होती है. इट्स ब्राउन इन कलर, है ना, कभी डार्क ब्राउन, समटाइम इट्स इन अ लाइट ब्राउन कलर. और कहीं पर सॉइल जो होती है बहुत ज्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करने वाली होती है, कहीं पर सैंडी सॉइल्स होती है. सो व्हाट इज द रीजन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, हाउ दे आर फॉर्म. So we discuss in this chapter about all the formation of soil, what is the different types of soil and what is the different horizons of the soil. So student, are you ready? So let's come with me. So first we discuss what is the soil. Soil is the uppermost layer of the earth crust. अगर हम अर्थ के सरफेस पर देखते हैं तो सबसे ऊपर वाला जो सरफेस होता है उस पर हमें क्या दिखाई देती है? Soil. It provides us fundamental for the vast number of the plants and serve as the storehouse of water and minerals needed for their growth. तो जब हम सॉइल को देखते हैं तो सॉइल के ऊपर हमें बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देते हैं और बहुत सारे वाटर और डिफरेंट टाइप के मिनरल्स को स्टोर करके रखने वाली एक चीज दिखाई देती है, एक मटेरियल दिखाई देता है. सो मैनी ऑफ द एनिमल लीव ऑन और इन इट. बहुत सारे एनिमल्स भी जो होते हैं वो सॉइल के ऊपर भी रहते हैं एंड मेनी ऑफ देम आर लीव इनसाइड द सॉइल्स. विदाउट सॉइल देयर वुड बी नो ग्रास, नो क्रॉप एंड देयर वुड बी नो एनी ट्री. सो अगर ना ट्री होंगे तो नो एनी सिंगल एनिमल अलाइव और इवन द ह्यूमन बीइंग ऑल्सो नॉट अलाइव विदाउट द सॉइल. सो सॉइल इज द वेरी इंपॉर्टेंट नॉन लिविंग पार्ट. ओके, सो सॉइल कैसी होती है? एक नॉन लिविंग पार्ट होती है ना, नॉन लिविंग थिंग है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस. ओके, सो देयर आर द प्लेस ऑन द अर्थ विच हैज नो सॉइल एट ऑल, लार्ज एरिया एट द आर्कटिक और अंटार्कटिक. तो हमारी पूरी दुनिया में आर्कटिक और अंटार्कटिक ऐसा रीजन है जहां पर पूरा सरफेस आइस से कवर है. सो देयर इज no soil is present because their surface is covered with the ice. So in this unit we shall learn about the component of soil, texture of soil and soil profile. So first we discuss about the formation of soil. How soil is formed, soil कैसे बनती है. So long ago there was no soil on the surface. It was taken thousands of years for formation of the soil is and the ongoing process or a continuous process. Soil formation क्या है? एक continuous process है जो हमेशा लगातार चलता रहता है ना. यानी आज भी, कल भी और जाने वाला कल भी, उन सब में soil क्या थी? Continuous बनती जा रही है. So that's why we call soil is a ongoing process जो continuous चलती रहती है. So how the soil is formed? In the beginning, the entire surface of earth with the cover was the rock. During the day and the sun warmed the surface and at the night then the surface was cooled. तो कंटिन्यूअस रॉक के ऊपर जब सनलाइट गिर रही थी, नाइट में वो कूल हो रहे थे, कभी उस पर बारिश हो रही थी, कभी उस पर प्लांट्स ग्रो कर रहे थे. सो इस तरीके से रॉक जो थे उन पर क्रैक्स आ गए. क्रैक्स की वजह से रॉक जो थी वो पीसेज में ब्रेक डाउन होते गए. वो पीसेस जो थे एयर एंड वाटर के साथ मूव करते गए और वो मूव करते गए वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूव करते गए. तो उनके जो रॉक्स के जो पार्टिकल्स थे दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स. सो डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स प्रेजेंट थी ऑन द अर्थ सरफेस
अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंट टाइप्स की सॉइल का फॉर्मेशन हुआ. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. For million years ago, the tremendous force of the flowing water has crushes rock into the smaller pieces. The sand on the sea shore is formed by the waves. ठीक है, तो समुद्र के किनारे पर कैसे बना? जैसे कि वेव्स आती गई वाटर की वजह से, तो रॉक्स जो थे वो पार्टिकल्स में डिवाइड होते गए और धीरे धीरे स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होते गए. एंड रिवर की फ्लो की वजह से वो जो सॉइल थी वो एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो गई. So certain other natural process for contribution to the process of formation of soil in the cold region, water entered the cracks and frozen, extending pressure to the widens the cracks, and the roots of the trees growing on the rocks also increases the pressure on the widening the cracks. यानी क्या होता है, दिन के समय में बारिश हो रही है तो बारिश का पानी जो रॉक्स होती है उनकी क्रैक्स में इकट्ठा हो जाता है और एट द नाइट टाइम वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द कोल्ड वेदर. तो वो जब नाइट में आइस में कन्वर्ट होता है तो आइस की डेंसिटी ज्यादा होती है. सो दैट्स वाई आइस क्या करता है, ज्यादा स्पेस लेता है तो क्रैक्स की साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है और इवन वो रॉक को ब्रेक भी कर देती है. सिमिलरली प्लांट्स जब रूट्स जो होती है वो क्या करती है, पेनिट्रेट करती रहती है, डीपर होना चाहती है. सो दैट्स वाई दे ऑल्सो क्रिएट दी क्रैक्स ऑन दी रॉक सरफेस. सो दिस इज द रीजन द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. नाउ द वेदरिंग. वेदरिंग क्या होता है? So weathering is the action of the natural factor that lead to breaking of the rocks. यानी rocks को break करने का एक natural process होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, weathering. जैसे कि first हमने पढ़ा कि rain get creases in the crop और in the cold presses जो वो water होता है वो freeze हो जाता है. तो इसकी वजह से जो rocks होती हैं उन पे force लगता है and force की वजह से they expand और break down हो जाती है. Similarly, the small pieces of the rocks are further broke down when they are carried by the force of the flowing water. और बहुत तेजी से अगर फ्लो होता हुआ वाटर अगर छोटे छोटे पीसेस रॉक के उसके ऊपर से निकलते हैं तो वो क्या होंगे, और छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाएंगे और दे मूविंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर. और जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो भी रॉक्स में क्या कर देंगी, क्रैक्स क्रिएट कर देंगी. ओके, सो लुक एट द पिक्चर ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस. Effect of the sun, effect of the rain, continuous heating and cooling effect, or with the help of the plant's roots. So these are the 4 different reasons. So they are including in the formation of the soil. At time by the plants begin to grow on land, they remain got mixed with the layer of the sand, clay and pebbles. Later remain of the animals also become the part of this layer. This is how fertile soil was formed. Ocean wave keep breaking of the rocks to sand grains and remain the plants and animals continues to enrich the soil. So formation of soil is an ongoing process and it begin form every day. Okay, यानी आज भी बन रहा है, कल भी बनेगा और बनता रहेगा. So that's why we call the soil is the ongoing process. Clear everyone? Now the next topic we discuss about the factor affecting the soil formation. So some abiotic factor or non-living factors are affected on the formation of the soil. Clear everyone? So the parent rock. So parent rock जो होती है यानी जो rock break down होना start हुई है जिससे कि soil बन रही है, we call them the parent rock. So they determine color, texture, chemical property, minerals, all are decided by the parent rock. यानी rock की quality कैसी है उस पर depend करेगा कि हमारा soil का formation और texture कैसा होगा. The second one is the relief. So altitude and the slope determine the accumulation of the soil. यानी कितनी soil बन रही है, वो कितने height से आ रही है, कितने altitude से बन रही है. This is the another factor that affect the formation of the soil. Now the climate means कि उस एरिया में टेम्परेचर क्या है, कोल्ड वेदर है, हॉट वेदर है, रेनफॉल कितना है, रेट ऑफ वेदरिंग कैसी है, ह्यूमस कैसा है. सो ऑल आर द क्लाइमेटिक फैक्टर इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल. एंड द टाइम इज ऑल्सो इफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल
प्रोफाइल, यानी इस एरिया में, यानी उस पर्टिकुलर एरिया में सॉइल को बनते हुए कितना टाइम हो गया है। सो उसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि सॉइल वहां पर कितनी थिक होगी या कितनी कम एरिया में होगी। एंड द बायोटिक फैक्टर मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म मीन्स फ्लोरा, फोना एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर इन ऑल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ द ह्यूमस, यानी जितना उनका बायोडिग्रेडेबल जो भी वेस्ट होता है सॉइल में मिक्स होता जाएगा, इट्स क्रिएट द ह्यूमस, तो उससे हमारी सॉइल की क्वालिटी भी इंक्रीज होती जाएगी। सो दे ऑल्सो इफेक्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट वी डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मीन्स कौन सी सॉइल कितने अमाउंट में वाटर को रिटेन कर सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट, सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन हमने कई बार देखा है कि वाटर सॉइल के अंदर जैसे ही मिक्स होना स्टार्ट होती है, द मड इज क्रिएटिंग इन आवर सराउंडिंग, है ना। बहुत ज्यादा जब पानी या रेन हो जाती है तो सॉइल जो होती है वो मडी सी हो जाती है। तो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट? कि some soil getting the more amount of the water and some soil get the lower amount of the water. So this is we call water holding capacity, यानी कौन सी soil कितनी able है। So the ability of soil to retain water is known as the water holding capacity. So see that here is one activity to percolation of soil in the different type of soil. Here we are taking the three different type of soil particles, means first we taking gravels, second we taking clay and third one is the sand. So gravels जो होंगे उन्होंने सारा पानी अपना नीचे की तरफ निकाल लिया है, हमने सेम अमाउंट ऑफ वाटर तीनों में पुट किया, तो हमने देखा कि ग्रेवल ने सारा पानी क्या है हमारे बीकर के अंदर वापस आ गया है। क्ले जो था उसने वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर शो किया एंड सैंड ने थोड़ा ज्यादा अमाउंट में वाटर को बाहर निकाला। सो दैट्स वाई हम क्या कह सकते हैं कि ग्रेवल्स डू नॉट रिटेन एनी अमाउंट ऑफ द वाटर, और जो सैंडी सॉइल होती है दे हैविंग अ लो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, और क्ले जो होती है दे हैविंग अ वेरी हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। क्लियर एवरीवन? यानी अगर हम उसमें किसी भी सॉइल में वाटर डालते हैं और उसमें से बहुत कम अमाउंट में वाटर वापस बाहर निकलता है, इट मीन्स उसने ज्यादा अमाउंट में वाटर को क्या कर लिया है, होल्ड। दिस इज वी कॉल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। Clear everyone? Now the next is soil also called air, यानी जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसी स्पेस के अंदर एयर फिल होती है ना। तो उस एयर से ही जो अंदर प्लांट्स की रूट्स होती हैं, द ब्रीथिंग, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो स्नेक्स एंड जो स्मॉल एनिमल्स जो बुरोज बनाकर सॉइल के अंदर रहते हैं, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ द सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो एयर प्रेजेंट होती है। ओके, सो समटाइम यू सी दैट कि बारिश के मौसम में जब पूरी सॉइल के अंदर वाटर मिक्स हो जाता है तो बहुत सारे स्मॉलर एनिमल, कॉकरोचेस और आंट्स, है ना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स, ईच एंड एवरीवन इज कमिंग आउटसाइड। क्यों बाहर आ जाते हैं? बिकॉज वाटर की सॉइल जो होती है उसने वाटर को इनटेक कर लिया है, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में एयर जो होती है वो बाहर निकल जाती है। सो दैट्स व्हाई द एनिमल्स आर नॉट एबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली, सो दैट्स व्हाई दे आर कमिंग आउटसाइड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज जस्ट not what we see that on the surface, is stretched upon several feet below the ground level, यानी जो ऊपर दिखाई देती है सिर्फ इतनी ही सॉइल नहीं होती है, अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन कट करते हैं तो बहुत डीप तक हमें सॉइल की लेयर दिखाई देती है। सी दैट ना, हम जब केक का एक पीस कट करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी लेयर्स हमें दिखाई देती है। सिमिलरली इफ वी कटिंग द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉइल देन वी सी द डिफरेंट हॉरिजॉन में सॉइल जो होती है वो डिवाइड होती है। Alright, so each distinct layer of the soil is called the horizon. So the main horizon of the soil, first one is the horizon A. It is the uppermost part of the soil. It is called the topmost the soil. The layer of the soil is mainly made up of with the sand, small pebble, and it contain most of the humus. क्योंकि सारा biodegradable substance कहाँ गिरता है? सॉइल के अपर मोस्ट सरफेस पे। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा ह्यूमस भी कौन से पार्ट में होगा? हॉरिजॉन ए। And they are able to hold very good amount of water. So horizon A support the variety of the plant. The layer is full of the roots
we depend on the horizon A to grow crops, and many kind of soil organism also live on the horizon A. Look at the picture of the horizon, and they also contain the good amount of humus, sand, clay, and also the different type of soil organisms which are living inside the horizon A. Now the second one is the horizon B. तो जहां horizon A end होता है, where is the horizon B start, और उसके नीचे जो horizon होगा उसे हम horizon C कहेंगे. So horizon B below horizon A is the horizon B. Compared to the horizon A, this is the hard region, and this is the hardest region besides sand and clay. It contain a large amount of big pebbles. यहाँ पर बड़े पत्थर आना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज हॉरिजॉन सी, जो और भी ज्यादा लोअर लेयर होती है, जहां पर सिर्फ हमें बड़े बिग साइज के पेबल्स ही दिखाई देते हैं या बड़ी बड़ी साइज की रॉक्स के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं. और इसके नीचे यानी हॉरिजॉन सी के जो नीचे वाली लेयर होती है, इट्स वेरी हार्ड, मीन्स द पार्ट ऑफ द रॉक, उसे हम बेड रॉक भी बोल सकते हैं. ओके, सो दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द horizons of the soil. Clear everyone? Now next we discuss composition of soil. Look at the picture. Here is the composition of soil is divided into the 4 different parts. The mineral part is present in the soil is 45%. The organic matter is present in only 5%. The air is present is 25%, and water is also present in 25%. So this is we call composition of soil. Now the different type of soil. As we discussed earlier कि अलग अलग रॉक्स जो होती है वो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स बनाती है. सो द कंपोजिशन ऑफ सॉइल इज होरिजन ए इज डिफरेंट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. यानी कहीं पर होरिजन ए बहुत ज्यादा डीप हो सकता है और कुछ जगहों पर होरिजन ए बहुत छोटे डिस्टेंस तक भी हो सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में और कौन से टाइप की रॉक से बना है. तो होरिजन ए की साइज हर एरिया में सिमिलर नहीं होती है. दे आर डिफरेंट इन रीजन टू रीजन. Alright, so sandy soil, this is the type of the soil is mainly made up of with the sand. The soil is therefore sandy in the color and the coarse. The sand grains are the large space between the particles. इनकी space particles के बीच में space ज्यादा होता है. So that's why soil जो होती है very porous होती है, उनकी water holding capacity भी low होती है. Sandy soil does not hold the water, and little plant, nutrients and fewer soil organism is found in the sandy soil. Now next we discuss about the clayey soil. Clayey soil is the type of the soil that contain at least 30% of the clay particle. Clay particle में बहुत ज्यादा minerals होते हैं, so that's why many of the plants growing there. Dry clay is very smooth and grey in the color. Clay के particles जो होते हैं very fine और flat in the shape होते हैं, so they are overlap on the each other और they are very less porous. तो इनकी water holding capacity जो होती है बहुत ज्यादा होती है. इसकी वजह से वाटर लॉग हो जाता है. मीन्स द सॉइल इज कन्वर्ट इनटू द मड, यानी एक्सेस ऑफ अमाउंट में अगर हम वाटर डालते हैं तो दे आर कन्वर्ट इनटू द वाटर लॉग ड्यूरिंग द रेनी सीजन. ओके, सो रूट्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट नीडेड द एयर टू स्टे अलाइव, सो दैट्स व्हाई इट्स नॉट गुड फॉर द वाटर लॉगिंग. अगर वाटर लॉगिंग होगी तो क्या होगा, प्लांट्स की रूट प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगी. सो दिस इज नॉट गुड फॉर प्लांट्स. सो द लूमी सॉइल इज द बेस्ट सॉइल for the production of the crop, so that's why generally farmer using loomy or alluvial soil for the growth of the crops. Next we discuss about the soil erosion. Soil erosion is the important natural resources necessary to sustain of the life on the planet, however is under tremendous pressure for the human being. तो सॉइल इरोशन क्यों होता है, यानी मिट्टी जो होती है अपनी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह चली जाती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल इरोशन. मींस द रिमूवल ऑफ द टॉप सॉइल. सो दिस इज ब्रॉडली बाय द विंड और वाटर. जनरली विंड के साथ में या फिर वाटर के साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि डिफॉरेस्टेशन, किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट्स प्रेजेंट नहीं है, व्हाट विल बी द हैपन कि प्लांट्स नहीं होंगी तो वहां की सॉइल ड्राई होगी. सो दैट्स व्हाई बहुत तेज विंड चलेगी, देन इट्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और बहुत तेज बारिश होगी तो दे क्रिएट द फ्लड. फ्लड के साथ में भी वो सारी सॉइल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएगी. सो फर्स्ट फैक्टर इज द डिफॉरेस्टेशन. सेकेंड ओवर ग्रेजिंग, यानी किसी एरिया में प्लांट्स है और हम कंटिन्यूअस एक ही जगह पर
डेली अपने जो ग्रेजिंग एनिमल है उन्हें वहां लाते हैं और हम उन्हें चराते हैं, मीन्स उन्हें फीडिंग करवाते हैं. सो दैट्स व्हाई द प्लांट्स इज नॉट ग्रोइंग प्रॉपरली. और उसकी वजह से भी क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन. इट्स ऑल्सो क्रिएट दी डिफॉरेस्टेशन. नाउ पुअर फार्मिंग मेथड, द मेथड इज वेरी पुअर, मीन्स जो फार्मर सेम टाइप की क्रॉप्स ग्रो करते रहते हैं. सो उनकी वजह से जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है इन दी सॉइल, है ना. तो सॉइल में जब सर्टेन न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे तो धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है एंड द लैंड कन्वर्ट इनटू द बैरल लैंड. Okay, so this is another factor of the soil erosion. Now the forest fire, sometimes the natural phenomena is occur. कई बार forest में naturally भी आग लग जाती है तो उसकी वजह से सारे plants जो होंगे वो dead हो जाते हैं and it's harmful for the soil also. So the removal of the vegetation, that is remove or cutting down of the trees that allow air to run into the soil and water does not seep down in the soil. Thus, the soil particles are carried away by the water and the rain. So, overgrazing I also explain you, and the other factor is the soil erosion is poor farming method and continuous crop growing on the same type of crop is growing on the same land. Now next we discuss about the prevention of the soil erosion. How we prevent the soil erosion, यानी कैसे हम soil को erode होने से, यानी एक जगह से दूसरी जगह उड़कर जाती है तो हमारी topmost soil क्या होती है, खराब हो जाती है. सो उसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे. सो अपोजिट द पॉइंट, डिफॉरेस्टेशन को हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे. सो व्हाट वी डू एफॉरेस्टेशन, यानी हम ज्यादा से ज्यादा ट्री ग्रो करेंगे. टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग विंड इन द फील्ड वी शुड प्लांटिंग अलॉन्ग द बाउंड्रीज. अगर हमारे फील्ड में यानी खेत के अंदर कंटिन्यूअस अगर वहां पर सॉइल विंड के साथ में उड़कर जा रही है तो हम उसकी बाउंड्रीज पे चारों तरफ प्लांट्स ग्रो कर लेंगे. ठीक है. प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, है ना. प्रॉपर अमाउंट में हम इरिगेशन मेथड्स को अप्लाई करेंगे कि प्रॉपर प्लांट्स को पानी भी मिले ताकि प्लांट्स ड्राई भी नहीं हो, और ज्यादा अमाउंट में अगर फ्लड की कंडीशन हो तो भी हमारा वाटर निकल सके ताकि हमारे प्लांट्स की सॉइल जो होती है या हमारे खेत की जो सॉइल है फील्ड की वो खराब ना हो. एंड ऑन दी स्लोपिंग एरिया और हीली जो एरियाज होते हैं जहां पर हम स्टेप क्रॉपिंग करते हैं तो वहां पर हमें कंटिन्यूअस चेक करते रहना चाहिए और हमारी सॉइल को मेंटेन रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सॉइल पोल्यूशन. So what is the meaning of the soil pollution? Soil pollution means the unwanted and undesirable substance mixed in the soil is known as soil pollution. जब भी किसी भी चीज में unwanted और unnecessary चीजें मिक्स हो जाती हैं then it's create the pollution. So what is the causes of the, जैसे कि इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है we direct mix into the land, कि हम उन्हें लैंड में मिक्स कर देते हैं. So it's harmful for us and for the soil. एंड बैड सॉइल मैनेजमेंट, यानी सॉइल में हम कहीं पे भी कचरा डाल रहे हैं, फर्टाइल सॉइल के ऊपर भी कचरा डाल रहे हैं तो कंटिन्यूअस अगर हम उसे अच्छे से नहीं रखेंगे देन इट्स कन्वर्टेड इनटू द पॉल्यूटेड सॉइल. एंड फ्यूल लीकेज, समटाइम द फ्यूल इज लीकेज इनटू द अर्थ सरफेस, जो हमने बाहर से पाइपलाइन निकाल रखी है वो धीरे धीरे सॉइल में रिसता रहता है. सो इट्स ऑल्सो क्रिएट द सॉइल पॉल्यूशन. क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द सॉइल पॉल्यूशन? डिक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी, उससे हमारे प्लांट्स ग्रो करने की कैपेसिटी उस सॉइल में क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी. सॉइल इरोशन होगा, अगर वहां पर प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे किसी भी सॉइल में तो क्या होगा, मिट्टी एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाएगी, मीन सॉइल इरोशन क्रिएट होगा. एंड द टॉक्सिक डस्ट इज क्रिएट, है ना. जैसे कि हमने पेंट केमिकल्स जो होते हैं वो सॉइल में मिक्स कर देते हैं तो उसी की वजह से टॉक्सिक डस्ट, यानी जब भी कभी मिट्टी उड़ती है या डस्ट पार्टिकल उड़ेंगे तो वो कैसी होगी, हार्मफुल फॉर अस. सो इट्स क्रिएट द हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर सरफेस. क्लियर एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉइल. So I hope you clearly understand about the soil, and if you're having any doubt then ask to me in the comment section. Alright student, so I hope you clearly understand this topic very well, and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.